सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत अभिनंदन इस चैनल पे, जहां पर हम चर्चा करते हैं वक्ताओं को किस तरह से बोलना चाहिए, मंच संयोजकों को क्या तैयारी करनी चाहिए, हमारे शोधार्थी विद्यार्थियों को अपनी वक्तृत्व कला का विकास करने के लिए, अभिव्यक्ति कौशल को सुदृढ़ बनाने के लिए कौन से बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किस तरह से अभ्यास करने की आवश्यकता है। उसी क्रम में आज हम बात करते हैं मंच संयोजन हेतु पूर्व तैयारी किस तरह से करें, कौन से बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। कहते हैं कि जिसकी जितनी पूर्व तैयारी अच्छी होती है वो उतना ही अच्छा कार्यक्रम में अपने आप को संयमित रूप से प्रस्तुत कर पाता है। जल्दबाजी में आया हुआ व्यक्ति हड़बड़ाहट के साथ में गड़बड़ियां करता है। राजस्थानी में कहावत है, तावड़ो सो बावड़ो। जिसने जल्दबाजी की है वो कहीं न कहीं पागलपन करेगा, गलतियां करेगा, उनके कहीं वर्णों का विपर्य होगा, कहीं शब्दों का विपर्य होगा, बोलने वाली जगह कौन सी चीज़ कहाँ बोलनी है वो फिर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उसी तरह की बात होगी। इसलिए आप पूर्व तैयारी के साथ में आएंगे, अपनी बात को ढंग से कह पाएंगे। क्या होता है, बात बात सब एक है, कहने में कछु बैन, वो ही काजल ठीकरी और वो ही काजल नैन। राजस्थानी लोक साहित्य में चर्चित दोहा है ये। काजल है वो काला होता है, काला कलंक का प्रतीक होता है, जहां कहीं भी लगेगा वो दाग साबित होगा। लेकिन उसको भी लगाने के लिए एक स्थान तो ऐसा है जहां लगाएंगे तो सौंदर्यवर्धक हो जाएगा। इसलिए संयोजक को चाहिए कि कौन सी चीज को कहां काम में लेना है। ये तो पूर्व तैयारी से होगा ना। बात बात सब एक है, कहने में कछु बैन, कहने का तरीका ही कुछ है। वो ही काजल ठीकरी वो ही काजल नैन। वही तो काजल ठीकरी पर लगता है, घड़े पर लगेगा, कपड़ों पर लगेगा, किसी भी स्थान पर लगेगा तो वो कलंक का द्योतक बनेगा, और वही आंखों में आएगा तो अंजन बन करके आपके सौंदर्य में श्री वृद्धि करेगा। इसलिए उसको लगाने का स्थान आपको तय होना चाहिए। संयोजक को जानकारी होनी चाहिए मुझे कौन सी काव्य पंक्तियां कहां पर बोलनी है, किस वक्ता के लिए क्या कहना है, कौन से स्थान पर कौन सी कथा कहानी मुझे यदि संकेत रूप में कहनी है तो वो कहां कहनी है, और मुझे सूचनाएं देनी है तो कौन सी और किस क्रम में देनी है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो कौन से बिंदुओं की चर्चा करें। कृपाराम जी राजियारा दुहा में लिखते हैं कि मन सू झगड़े मोर, पहला सू झगड़े पछे, त्यारा घटे न तोर, राज कचेड़ी राजिया। हे राजिया, कृपाराम कवि अपने सेवक को राजिया को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि हे राजिया, मन सू झगड़े मोर, जो लोग पहले अपने मन से झगड़ा करते हैं, मोर माने पहले, जो लोग पहले अपने मन से झगड़ा करते हैं और दूसरों से बाद में संग्राम मांडते हैं, ऐसे लोग राज की कचहरी में अपने तेवर के साथ में जाते हैं और एक के बाद में एक तर्क की झड़ी लगा देते हैं। ऐसे तथ्य और प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। और जिन्होंने पहले अपने मन से झगड़ा नहीं किया है, मन से संवाद नहीं किया है, मन से तर्क वितर्क नहीं किया है, मन से डिबेट नहीं की है, वो व्यक्ति जब जब संग्राम में जाएंगे, जब अपने लक्ष्य स्थल पर जाएंगे, उस क्षेत्र में जाकर के, फील्ड में जाकर के उनको घबराना होता है। वहां जाके चिंतन करते हैं अब क्या करें, फिर जो हाथ आया उससे काम निकाला जा सकता है। और मित्रों, काम करने में और काम निकालने में फर्क है। सिर्फ पानी व पसीने में फर्क होता है, एक पत्थर व नगीने में फर्क होता है। बुज़दिलों की तरह जिंदगी जीने वाले क्या जाने कि जीवन जीने व सांस ढोने में फर्क होता है। लोग सांस को ढो करके, सांसों का भार ढोना जीवन की परिभाषा थोड़ी है। इसलिए आपको यह सोचना पड़ेगा आपकी तैयारी कैसी है। पूर्व तैयारी के लिए क्या क्या करना होगा संयोजक को। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करें, लिखित में तैयार करें। बहुत बार यकायक आपको कार्यक्रम करना है वो अलग बात है, लेकिन आपको पहले से तैयारी है, पूर्व नियोजित कार्यक्रम है, आपके पास में कार्यक्रम की रूपरेखा लिखित में होनी चाहिए। प्रारंभ से अंत तक क्रमशः क्रमवार हर बिंदु आपके पास में होना चाहिए। अतिथियों का आगमन एवं आसन ग्रहण यहां से आप शुरू करें, और आभार ज्ञापन और राष्ट्रगान यदि बाद में होना है वहां समापन की, विसर्जन की घोषणा तक एक एक क्रमवार लिखें। अतिथियों के नाम आपके पास में उनके पद नाम के साथ में लिखे होने चाहिए। अतिथियों के नाम की स्पेलिंग ठीक से लिखें, वर्तनी ठीक से लिखें। मैं बहुत बार देखता हूं कि मंच संयोजक अपने अतिथियों का नाम ढंग से नहीं उच्चरित कर पाता। उसका कारण यह होता है कि पहले से आपके पास में लिखा हुआ नहीं होता है। बहुत बार हम गलतियां करते हैं और गलती उस व्यक्ति को अखरती है जिसका नाम ही गलत बोला गया है। आपको आपका
नाम शुद्ध सुनने की आदत है और सामने वाले से आप अपेक्षा करते हैं कि संयोजक है तो शुद्ध बोलेगा। इसलिए अतिथियों के नाम, उनके पदनाम, कौन सा आज किस पद की शोभा बढ़ा रहे हैं, ये आपके पास बिल्कुल लिखा रहना चाहिए। कौन सा विभाग है, कौन से क्षेत्र से आए हैं, आपके पास लिखा रहना चाहिए। एक मंच है, उसके पास में कई बार लघु मंच भी लगाए जाते हैं, तो आपको लघु मंच के अतिथियों के नाम भी अलग से क्रमशः ध्यान में होने चाहिए सीनियरिटी के आधार पर। होता क्या है, मंच पर जब आमंत्रित करते हैं अतिथियों को, उनका स्वागत करवाते हैं, तो सीनियरिटी यानी कि वरिष्ठ से कनिष्ठ के क्रम में उनका नाम लेना होता है, और वक्ताओं के क्रम में जब बात करेंगे तो कनिष्ठ से वरिष्ठ के क्रम में हम आएंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना होगा, वो क्रम आपके पास में तय होना चाहिए। मंच संयोजक की खुद की टेबल कहाँ है, खुद की कुर्सी कहाँ है, खुद कहाँ बैठेगा, उसकी लोकेशन क्या है, उसमें मंच संयोजक जहां पर है वो स्थान ऐसा होना चाहिए, वो जहां खड़ा है, जहां बैठा है, उसकी निगाह में उस पंडाल का एक एक व्यक्ति होना चाहिए। उसे मालूम होना चाहिए आ कौन रहा है, आगमन का और वापस जाने का, प्रस्थान का रास्ता दोनों उसकी निगाह में होने चाहिए। सामने बैठा हुआ श्रोता मंडल उसकी निगाह में होना चाहिए, मंच उसको दिखना चाहिए, और कार्य व्यवस्था में लगी हुई हमारी दूसरी टेबल होती है जिसमें साफा, माला, शॉल सब कुछ हम रखते हैं, वो उसकी निगाह में होने चाहिए। ये सब संयोजक को दिखना चाहिए। ऐसे स्थान पर संयोजक की टेबल होनी चाहिए। कई बार हम मुख्य मंच से बोलते हैं, संयोजन करते हैं, सबके साथ में होते हैं, कोई बात नहीं। कई बार ऐसा भी होता है मुख्य मंच अलग से बना है, उपमंच अलग से बना है, संचालन की दीर्घा, संचालन की टेबल अलग है, आप वहां पर बैठिए, लेकिन वहां से सब कुछ दिखना चाहिए। आपके पास में सारे साजो सामान होने चाहिए। वो कार्यक्रम की रूपरेखा आपके पास में है, क्रमशः अतिथियों के नाम है, उपमंच के अतिथियों के नाम है, आपका अपना रोल कहाँ है, आपका सहायक कौन है, वो आपके साथ होना चाहिए, उसको क्या आपने कौन सा काम दिया है वो तय होना चाहिए पहले से कि वो आपको ये चीज बताएंगे। कौन कौन अतिथि आ गए उनके टिक लगाएगा, वो काम आप अपने साथ वाले को दे देता कि आपके बोलने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। होता क्या है, 5, 7, 10 अतिथियों का नाम होते हैं, उनमें से 2, 4, 5 को आप नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि आज के कार्यक्रम के फला विशिष्ट अतिथि हैं, वो आए कि नहीं आए। आप वहां से नाम बोल रहे हैं, फला पधार गए, वो आए नहीं है, और जो आ गए उनका आपको जानकारी नहीं, आप उनका नाम नहीं बोलते हैं, लोगों को अखरता है। इसलिए अपेक्षा संयोजक से ये होती है कि उसको इस आयोजन के निमित्त एक एक बिंदु की जानकारी है। ये सारे तो व्यक्तियों को जानता है, सबका परिचय जानता है, कार्यक्रम की रूपरेखा जानता है, कार्यक्रम का मंतव्य जानता है, सबको जानता है, आयोजकों को जानता है, और इसमें शरीक होने वाले श्रोताओं को जानता है। यह अपेक्षा रहती है। इसलिए आप अपने साथ में एक लोकल व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति को जो जानता है उसको बिठाइए और उसको ये कहिए अतिथियों के कौन कौन से आ गए उनके नाम के साथ टिक लगा देवे। और किसी का नाम लेना है श्रोता मंडल से तो लिख देगा कि फला एक वेल नोन पर्सनैलिटी सामने पधारी हैं, वो मंच पे तो स्थान नहीं है लेकिन उनका आना बहुत बड़ी बात है, उनको यहाँ से मंच से उनका नाम लेना उस कार्यक्रम में को गरिमा प्रदान करना होता है। इसलिए वो सही आपके साथ में एक सहायक होना चाहिए, वो आपको जानकारी देगा, आप बाधित नहीं होंगे। राजनीतिक कार्यक्रमों में तो विशेष रूप से बाधित हो जाते हैं। यदि आपके वहां पर राजनेताओं का कोई कार्यक्रम है तो हर आदमी आएगा, सरपंच साहब को बुलाइए, प्रधान जी को बुलाइए, इसको बुलाइए, नाम आपको कुछ बताया जाएगा, होगा कुछ, पद कुछ बताया जाएगा, दूसरा निकल जाएगा, आधी अधूरी जानकारी उसको, आधी अधूरी आपको देगा, तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, नहीं, आपकी छवि खराब होती है। इसलिए आप सहायक को साथ में रखिए, वो लिख करके आपको देगा और आप उसको बोलेंगे। आपको अतिथियों का परिचय रखना है, बैलेंस्ड परिचय, ज्यादा लंबा चौड़ा परिचय भी नहीं होना चाहिए, एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एक का बहुत ज्यादा हो दूसरे का बहुत कम हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मुख्य अतिथि बहुत विशिष्ट है, बाकी सब सामान्य है, तो फिर मुख्य अतिथि का विशिष्ट परिचय दीजिए, लेकिन अतिथियों के समान रूप से, क्योंकि अतिथि देवो भव है हमारे लिए, तो उस दिन के लिए वो अतिथि देवता के रूप में है, इसलिए सबका सम्मान ही है। जिन जिन की जैसी जानकारी आपके पास में होती है अच्छे से अच्छी जानकारी देनी चाहिए, लेकिन एक्जर्सन से बचना चाहिए, अतिरंजना कहीं नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा परिचय दें कि उनका व्यक्तित्व निखर करके सामने आए, लोगों को जानकारी हो जाए, क्योंकि आदमी की पहचान उस मंजिल पर पहुंचा है वहां से ज्यादा नहीं है, किस डगर से पहुंचा इससे ज्यादा होती है। इसलिए इंसान की चलने वाले कौन मंजिल से डगर से देखिए, तैरने वाले कौन तट से लहर से देखिए। यदि खोजना है भीड़ भरी दुनिया में इंसान आपको, तो आदमी को आदमी की नजर से देखिए। आप ये देखें कि व्यक्ति किस संघर्ष के दौर से निकला है, और हमारे जो सामने बैठा श्रोता मंडल है, हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे युवा साथी हैं, नई पीढ़ी को
क्या प्रेरणा दे सकता है, इसलिए उनकी उस संघर्ष यात्रा को बताइए जो प्रेरक है। बहुत विशद परिचय हो सकता है, लेकिन उसमें से उन बिंदुओं पर आपका फोकस होना चाहिए। उनका स्वागत कौन करेंगे, ये लिस्ट पहले से बनी रहनी चाहिए। माला, साफा, शोल, स्मृति चिन्ह, साहित्य, क्या क्या देने वाले हैं आप, वो एक साथ आपको दिलवाने हैं। बहुत बार मैं इसलिए एक निवेदन और करूं, बहुत सी संस्थाओं में बहुत सी जगह जाने का अवसर मिलता है, पहले आप स्वागत करवाते हैं, माला, साफा, शोल पहले हो गया, फिर कार्यक्रम के बाद में कहते हैं हम अतिथियों को मोमेंटो देंगे। 2 बार नाम बुलाया जाता है, 2 बार आना, समय बर्बाद होता है और लोग उस समय इसको सहन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, जकड़न महसूस करते हैं सब लोग। इसलिए आप शुरुआत में जहां सम्मान करवा रहे हैं, माला, साफा, शोल जहां पर है, उसी समय में स्मृति चिन्ह भी दे दीजिएगा साथ में ही। आपका बाद वाला समय बचेगा। एक व्यक्ति का बार बार नाम बोलना, फिर सामने से दूसरे देने वालों को बुलाना, वहीं पर करवा दीजिए। पहले से तय होना चाहिए 2 व्यक्ति देंगे, कौन कौन देंगे, कौन सम्मान करेंगे, उनकी लिस्ट होनी चाहिए। जो आयोजक वृंद है उनका दायित्व है कि वो तत्परता से खड़े रहें। संयोजक जब नाम लेता है तो पहले से कह दें कि भाई ये स्वागत करेंगे, तो वो पहले मंच के पास में रहे, फिर अतिथि का नाम लें, ताकि अतिथि का परिचय करवा के फिर आप नाम लेते हो तो वो एक एक उठ करके आते हैं, 5 मिनट लगते हैं, आपको बड़ी दिक्कत होती है। आप पहले कहें फला 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 XYZ, ये 5 आदमी आएंगे और आप आए, आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें, फिर मुख्य अतिथि के बारे में आप बोलते जाइए, वो आएंगे, स्वागत करेंगे, आपके पास समय बच गया। पहले आपने परिचय दिया, फिर इनको बुलाया, तो फिर आप या तो उन बातों को रिपीट करो, दोबारा बोलो, या फिर आप रुक जाओ, तो वो सबको अखरता है। इसलिए आप इस रूप में स्वागत सम्मान के लिए पहले से सूची तैयार करके रखें, सबका स्वागत करवाएं क्रमशः है। स्वागत उद्बोधन किसका है, ध्यान होना चाहिए। स्वागत गायन है, वो कौन सा है, कौन से बच्चे हैं, उनको तैयार रखें। वंदना है, वंदना की बात करें। और संयोजक को तो मैं कहता हूं इस रूप में तैयार रहना चाहिए कि सरस्वती वंदना करवानी थी, नहीं है, आप 2 श्लोक बोल दीजिए, कोई दोहे बोल दीजिए। माँ सरस्वती को याद करिए, हम सरस्वती पुत्र हैं, इसलिए 2 4 5 दोहे आपको याद होने चाहिए, कोई प्रार्थना याद होनी चाहिए, आप बोल दीजिए, और वो हमारी तरफ से वो अनुष्ठान पूर्ण हो गया, हम आगे बढ़ेंगे। रुकना नहीं है। स्वागत गायन वाले बालक नहीं है, हम स्वागत कर देंगे, हमारे स्वागत उद्बोधन करने वाले नहीं आए, हम ही स्वागत कर दें, स्वागत के 2 शब्द बोल दें, 2 श्लोक आपको याद हो, 2 कोई दोहे काव्य पंक्तियां याद हो, बोलिए और कार्यक्रम को रंग जमाइए, आगे बढ़िए। कार्यक्रम का औचित्य, विषय उपस्थापन, बीज भाषण, जो कुछ है उसकी तैयारी किसके पास में है, कौन करेगा, संयोजक को खुद को देनी है तो उसकी जानकारी बहुत लिमिटेड दी जाए। विशिष्ट चीजों पर, तथ्यों पर, आंकड़ों पर संयोजक को कभी नहीं जाना चाहिए। सामान्य जानकारी दे, उसका काम सामान्य जानकारी का, विशिष्ट जानकारियां अतिथि देंगे, आपके आयोजक वृंद देंगे, किसको देनी है वो देंगे, लेकिन आप तथ्यों पर, आंकड़ों पर कभी ना जाएं। आप सामान्य सामान्य चीजें कहिए, तब आप सफल हो पाएंगे। वक्ता उद्बोधन का क्रम आपके पास में होना चाहिए, कौन से वक्ता को कब बुलाना है, किस वक्ता के लिए कौन सी पंक्तियां काम में लेनी है। काव्य पंक्तियां और लोकोक्तियां काम में लेते समय बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके पास जो कुछ है उसको परोस दिया जाए, बहुत मुश्किल हो जाती है। एक बार का एक वाकया मुझे याद आ गया। हमारे एक मित्र संयोजन कर रहे थे, हम लोग सभी थे उसमें, बहुत साहित्य से, भाषा से, संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति थे। संयोजक को एक कहावत याद थी कि सांप के बच्चों का क्या छोटा और क्या बड़ा। उन्होंने मंच सेवा से बोलना शुरू किया, आज तो साहब आप जो सारे लोग पधारे हो वो सभी के सभी बड़े ही हो, और साहब के बच्चे का क्या तो छोटा और क्या बड़ा, साहब हमारे लिए तो आप सारे के सारे सम्माननीय हो। बड़ा अखरा साहब, सबको सांप के बच्चे बता दिए, जहरीले बता दिए। ये कहावत नकारात्मक है, सकारात्मक नहीं है। हाँ, सामूहिकता का भाव तो है कि आप सारे एक जैसे हो, लेकिन एक जैसे कैसे हो आप सारे घातक हो, आप जानलेवा हो, आप जहरीले हो। ये कह करके, अब कहने को तो जा करके क्या कहते, लेकिन मैंने बाद में उनको जरूर कहा, संयोजक महोदय को, कार्यक्रम के बाद में, कि ये कहावत आपको काम में नहीं लेनी चाहिए थी। यदि यहाँ पर कोई गुस्सा करने वाला आदमी होता तो भड़क भी सकता था, कार्यक्रम बिगड़ भी सकता है। इसलिए, और नहीं भी बिगड़ा तो आपकी इमेज तो खराब हुई है कि आपको जानकारी नहीं है कि कौन सी लोकोक्ति, कौन सी कहावत कहाँ काम में लेनी चाहिए। पूर्व तैयारी पूर्ण रूप से करके जाएं, अपना रोल ठीक से ध्यान होना चाहिए। आपके पास में बहुत सारी सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उनमें से उस समय पर कौन सी बोलनी है इसका निर्णय भी पहले से करके रखें। जिसने पहले से तय कर लिया ये मुझे बोलना है, वो बोल दें। आप उस दिन के लिए आप हीरो बन जाएंगे। आपके पास तय होना चाहिए। उलझन की स्थिति हमेशा आदमी को मारती है, इसलिए उलझन में नहीं रहना है, धर्म संकट में नहीं रहना है। आपको किम कर्तव्य विमूढ़ता के उस दौर में जाना ही नहीं है, उस परिधि में आपको जाना नहीं है। आप तय रखें मुझे ये बोलना है, वहां पर आपने ये बोल दिया, नहीं भी बोला
कहीं पर आपको लगता है कि यार एप्रोप्रिएट पंक्तियां नहीं मिल पा रही, आवश्यकता नहीं है कि हर वक्ता के लिए आप पंक्तियां बोलें। यदि उस समय में आपको ठीक लगती है, प्रासंगिक लगती है, उनके व्याख्यान से जुड़ी हुई कुछ लगती है तो आप बोल दीजिए। हर वक्ता की बातों को हम रिपीट करते हैं, ऐसा संयोजकों के लिए, संचालकों का एक ट्रेंड हो गया। इन्होंने ये बोला साहब, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। बहुत सी बार ऐसी दुविधा आ जाती है। वक्ता बहुत बड़े होते हैं, विद्वान होते हैं, उन्होंने भाषा, साहित्य, संस्कृति, परिवार, परंपरा, वैदिक, पता नहीं कहाँ कहाँ की पौराणिक बातें कही है, और आप उनको जब दोहरा रहे हैं उस समय आप उनका मंतव्य गड़बड़ा जाता है। आप उस विद्वान की बात की व्याख्या करना शुरू करते हैं तो या तो समय ज़्यादा ले जाते हैं या फिर विषयांतर कर जाते हैं, वो अखरता है और कई बार वक्ता को गुस्सा आ जाता है। हमने देखा है बहुत सी बार ऐसे वक्ता कि मैंने जो कुछ कहा मेरी सामर्थ्य थी, इनकी समझने की सामर्थ्य, आप अपना काम करिए, मेरे व्याख्यान को ज़्यादा व्याख्यायित मत करिए, ऐसा भी सुनने में आया है। इसलिए आप किसी वक्ता के व्याख्यान को बहुत ज़्यादा चीर फाड़ करके और अपना ज्ञान झाड़ने की कोशिश कभी संयोजक को नहीं करनी। आपको लगा है कि एक कोटेशन उनमें से बीच में से कोई पंक्ति निकली है, सार की पंक्ति निकली है, तो लीजिए, अन्यथा उनके भाषण से भाव साम्य वाली कोई काव्य पंक्तियां आपको आती है तो भाई साहब के हमारे अतिथि महोदय के इस उद्बोधन को लेकर के मुझे फला कवि की पंक्तियां याद आती है, ऐसा करके आप उद्धृत करें और अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सार संक्षेप में बोलना होता है, संयोजक का काम है संक्षेप में काम करना। आवश्यकता है उतना बोलना, अधिक नहीं बोलना है। कार्यक्रम को नियत समय पर संपन्न करना, नियत समय पर शुरू करवाना, आगे बढ़ाना, संपन्न करना, सबका सहयोग लेकर के चलना, सभी को अवसर देना, उचित अवसर देना, ये संयोजक का काम है। इसलिए कई बार हम लोगों को रूढ़ भी होना पड़ता है, दूसरों के साथ थोड़ा अड़ना पड़ता है। अड़ जाएं आप, लेकिन सकारात्मक रूप से, किसी का बल निकालने के लिए, किसी की अकड़ निकालने के लिए नहीं, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, वांछित स्वरूप में सफल बनाने के लिए। आप यदि जिद भी कहीं कर लेते हैं तो आपकी जिद मान ली जाएगी, क्योंकि जब आप अच्छे के लिए काम करते हैं तो फिर लोग आपके साथ में होते हैं। संयोजक अपने दायित्व को पूर्व तैयारी के साथ में शिद्दत से निर्वाहित करेगा तो सफलता प्राप्त होगी, आपको यश भी मिलेगा, कीर्ति मिलेगी और हर कार्यक्रम से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर वक्ता के उद्बोधन को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि हमारे संयोजक मित्र एक आदमी को बुला दिया कि आप तो मंच पे बोलें, वो अगले को कैसे बुलाना है उन पंक्तियों के ध्यान में वो अपने मन में ये गोठते रहते हैं कि मुझे आगे क्या बोलना है, और पहले से तय कर लिया कि मुझे ये बोलना है। वहां पर वक्ता कुछ ही बोल करके गए, आप कुछ अलग बोल रहे हो, आपने पंक्तियां पहले से तय कर ली, वो पंक्तियां उनके उद्बोधन से कहीं मैच ही नहीं खा रही है। कैसे काम चलेगा? श्रोताओं का स्तर क्या है उसको देख करके आपको बात करनी है। मैं अंत में एक उदाहरण के साथ बात पूर्ण करता हूं। एक बार हम विद्यालय के एक कार्यक्रम में थे, प्राइमरी स्कूल का कार्यक्रम। हमारे एक मित्र संयोजन कर रहे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया। विद्यार्थियों का कार्यक्रम है और उन्होंने शुरुआत की और शुरुआत में एक गजल के शेर उन्होंने शुरू कर दिए और वो 5वीं क्लास के विद्यार्थियों से आह्वान कर रहे थे कि मैं आपका आह्वान करता हूं, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे, समझे न जिसे तुम आंखों से वो बात जुबानी कह देंगे। फूलों की तरह जब होठों पर एक शौक तबस्सुम बिखरेगा, धीरे से तुम्हारे कानों में हम अपनी कहानी कह देंगे। अब सोचिए, ये प्यार प्रेम की बात 5वीं चौथी क्लास के विद्यार्थियों के सामने। इजहारे वफा तुम क्या जानो, इकरारे वफा तुम क्या समझो, हम जिक्र करेंगे गैरों का और अपनी कहानी कह देंगे, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिल की कहानी कह देंगे। वो 5 गजल तो बहुत अच्छी है, एक से बढ़कर के एक शेर है, उन्होंने पूरी गजल पढ़ी, लेकिन 5वीं चौथी क्लास के विद्यार्थी क्या समझेंगे? मौसम तो बड़ा ही जालिम है, तूफान उठाता रहता है, कुछ लोग मगर इस हलचल को मदमस्त जवानी कह देंगे। उन बच्चों को क्या पता मदमस्त जवानी क्या होती है, कैसा मौसम, कैसी हलचल, क्या ये जहां पर जिस आयु वर्ग के साथ में बोलनी चाहिए वहां बोलते तो उसका आनंद अलग होता। उन्होंने बोला, सुन तो सभी ने लिया, बच्चों को कहा गया तो तालियां भी बजा दी, लेकिन मुझे आज भी अखरता है वहां पर वो नहीं बोलनी चाहिए थी, वह प्रासंगिक नहीं थी। मेरे मित्रों को पुनः पुनः मैं शुभकामनाएं देता हूं। आप प्रयास करते रहें, बार बार अभ्यास करें, अच्छा करने का प्रयास करें, हर दिन को नया दिन माने, नवीन तैयारी के साथ में जाएं, आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। पुनः हम किसी नई बात के साथ में होंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।